केबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कनाडा ने भारत की उड़ानों को 21 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। कनाडा सरकार के इस निर्णय से वहां रह रहे भारतीयों को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कनाडा ने यह फैसला लिया है। कनाडा ने अपने नागरिकों से अपील की है कि अगले नोटिस तक कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के बाहर सफर करने से बचें और देश में भी सामान्य सतर्कता के नियमों का पालन करें। कनाडा कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर है। इस निर्णय के पहले भी उसने कोविड-19 के नए स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान से सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब वह इसे लगातार बढ़ाता जा रहा है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य देशों के नागरिकों को 7 सितंबर से आने की अनुमति दी जाएगी। उन्हीं लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी जिन लोगों ने वैक्सीन की सभी डोज लगवा ली है। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि भारत से किसी तीसरे देश के रास्ते कनाडा जाने वाले लोगों को किसी तीसरे देश में कोरोना वायरस मॉलिक्यूलर टेस्ट कराना होगा। इसमें निगेटिव होने पर ही कनाडा में घुसने की अनुमति दी जाएगी। अगर यात्रा करने वाले लोग पहले ही कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं तो उन्हें अपनी यात्रा से 14 से लेकर 90 दिन पहले टेस्ट कराना होगा। इसे भी किसी तीसरे देश में कराना होगा। आवश्यक सामान जैसे कि टीकों और निजी सुरक्षा उपकरण की आवाजाही के लिए मालवाहक विमानों को आने की अनुमति दी गई है। वायुकर्मियों को दिए एक नोटिस के अनुसार परिवहन मंत्री का मानना है कि विमानन सुरक्षा और लोगों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। सरकार ने अपने नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि कनाडाई लोगों की कड़ी मेहनत और बढ़ते वैक्सीनेशन से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। कनाडा में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने कम से कम 14 दिन पहले कोरोना वायरस वैक्सीन की सभी डोज लगवा ली है। सोमवार को जारी कनाडा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में रहने वाले 75% लोगों को कोरोना वायरस के वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिली है। आधे का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है। अभिनेत्री करीना कपूर की किताब प्रेगनेंसी बाइबल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टाइटल नेम पर ईसाई समाज के लोगों को आपत्ति है। जबलपुर में ईसाई समाज के लोगों ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। समाज के लोगों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि टाइटल के जरिए ईसाई धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। समाज के लोगों ने किताब का टाइटल बदलने की मांग की है। ईसाई समाज के लोगों में करीना कपूर की किताब प्रेगनेंसी बाइबल को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समाज ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के ओमती थाने में इसे लेकर लिखित शिकायत की है। साथ ही कहा है कि करीना कपूर ने टाइटल में बाइबल का प्रयोग कर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसे जल्द से जल्द हटाया जाए। जबलपुर पुलिस ने ईसाई समाज से शिकायती आवेदन ले लिया है। पुलिस ने आवेदन की जांच शुरू कर दी है। ओमती थाने के टीआई ने कहा कि हमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली एक शिकायत मिली है। इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उनके निर्देश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते दिनों ही करीना कपूर ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने अपने प्रेग्नेंट होने पर किताब लिखी है। किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल दिया है। इसे लेकर विवाद शुरू है। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी करीना के खिलाफ पुलिस शिकायत हुई है। किताब में करीना ने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या अनुभव किए उनके बारे में लिखा है। इसके पहले अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के प्रेसिडेंट आशीष शिंदे ने मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में करीना के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि किताब में पवित्र शब्द बाइबल का इस्तेमाल किया गया है जिससे ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड ने भी प्रेगनेंसी बाइबल को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। बोर्ड के प्रेसिडेंट डायमंड यूसुफ ने कानपुर में अपनी ये शिकायत मीडिया के सामने कही थी। साथ ही जल्द से जल्द किताब की लेखिका यानी करीना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही थी। सिंगुर और नंदीग्राम का रिश्ता 13 साल बाद अहम मोड़ पर है। नंदीग्राम में टाटा कंपनी को प्लांट स्थापित करने के लिए किसानों की जमीन के जबरन अधिग्रहण का विरोध कर रही ममता बनर्जी की सत्ता में ताजपोशी हुई थी। अब तृणमूल कांग्रेस उसी ग्रुप के साथ निवेश के लिए बातचीत के रास्ते तैयार कर रही है। उसका कहना है कि टाटा के साथ हमारी कभी भी दुश्मनी नहीं रही और ना ही हमने कभी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे इस देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी सबसे बड़े और सम्मानित बिजनेस घरानों में शुमार है। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन पश्चिम बंगाल की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं। जब टाटा ने अपनी छोटी कारों को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया तो इसके आड़े ममता बनर्जी आ गई। शुभेंदु अधिकारी को आगे कर उन्होंने जोरदार आंदोलन का आगाज किया। अब अधिकारी जब विपक्षी दल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो ममता टाटा का वेलकम कर रही है। उस समय विपक्ष में रही ममता बनर्जी ने इस जमीन में से 347 करोड़ को जबरदस्ती अधिग्रहित किए जाने का आरोप लगाया
और इसे वापस करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई। यह आंदोलन बढ़ता ही गया। टीएमसी और लेफ्ट सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी मामला सुलझ नहीं सका था। इस वजह से टाटा ने 2008 में सिंगूर से प्लांट की योजना को हटाकर गुजरात के साणंद में शिफ्ट कर लिया। बाद में 2016 में किसानों की ज़मीन वापस लौटा दी गई थी। अब वहां ममता वाली टीएमसी की सरकार है। पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्री और आईटी मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, अभी हमारी सरकार की प्राथमिकता रोजगार का सृजन है। ममता सरकार जल्द से जल्द किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस की तरफ से 2 बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहती है। रोजगार मुहैया कराने की क्षमता के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चटर्जी ने कहा कि बंगाल में आने और निवेश करने के लिए टाटा ग्रुप का हमेशा से स्वागत है। टाटा के साथ हमारी कभी भी दुश्मनी नहीं रही, नहीं हमने कभी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे इस देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी सबसे बड़े और सम्मानित बिजनेस घरानों में शुमार है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी कमी ने लोगों को अचंभित कर दिया था। सरकारें अपने अपने स्तर पर ऑक्सीजन निर्माण की तैयारियों में जुट गई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात ईडा में मेडिकल पार्क डिवाइस बनाने का निर्णय ले लिया है। इस मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित करने के लिए ईडा के सेक्टर 28 में करीब 250 एकड़ जमीन को चयनित कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात ईडा में विकसित किए जाने वाले मेडिकल पार्क डिवाइस का डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी को सौंपी है। इसे 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को इसको लेकर मसौदा भी महीनों पहले भेजा जा चुका है। कोरोना को परास्त करने में जुटे आयुष मंत्रालय की व्यस्तता को देखकर प्रदेश सरकार ने इस पार्क को खुद विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल ने सोमवार को एडवाइजर फार्मा के साथ मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने में देरी को देखते हुए मेडिकल डिवाइस पार्क को प्रदेश सरकार की तरफ से विकसित करने को लेकर मंथन हुआ। पहले चरण में 150 एकड़ में इस पार्क को विकसित करने की योजना है। दूसरे चरण में इसका 100 एकड़ में विस्तार करने का विचार है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित करने की योजना महीनों लेट होने पर औद्योगिक विकास आयुक्त ने कहा कि अब इस परियोजना को लेकर युद्ध स्तर पर काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य मेडिकल जरूरतों के क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा होने का है। लिहाजा सरकार की तरफ से हर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क में करीब 2000 करोड़ के निवेश का अनुमान है और करीब 60,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं यूपी मेडिकल उपकरणों के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि दूसरे राज्यों व देशों को यहां से निर्यात हो। उन्होंने ईडा के अधिकारियों से अगस्त तक इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सोमवार रात को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। राज पर अश्लील फिल्में बनाने और उनको पैड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारित करने का आरोप है। अब खबर है कि इस मामले में राज के एक और साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि राज कुंद्रा से इसके गहरे संबंध हैं और वो भी पॉर्न फिल्में बनाने के धंधे में शामिल है। बीती रात राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। बता दें कि फरवरी 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा है कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। राज कुंद्रा और उनके ब्रिटेन में रह रहे भाई ने केंद्रीन नाम की एक कंपनी बनाई है जिस पर पोर्न फिल्में दिखाई जाती है। फिल्मों के वीडियो भारत में शूट किए जाते थे और वी ट्रांसफ़र के जरिए उन्हें विदेश भेजा जाता था। राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। राज की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्न फिल्में बनाने के आरोप में नेरुल इलाके से रॉयन जॉन थॉर्प नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रॉयन के खिलाफ मालवानी थाने में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रॉयन का कथित तौर पर राज कुंद्रा से संबंध है और वह भी पोर्न फिल्में बनाने के धंधे में शामिल था। क्राइम ब्रांच ने बताया है कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने पिछले सप्ताह भी 2 एफआईआर दर्ज कर 9 लोगों को कथित तौर पर एक अभिनेत्री को अश्लील फिल्म के लिए न्यूड सीन शूट करने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताते चले कि ये कोई पहला मौका नहीं जब राज कुंद्रा विवादों में है। वह पहले भी कई विवादों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। अभिनेत्री पूनम पांडे ने भी राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से उनके वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। इस हालिया मामले के तार भी पूनम के मामले से कहीं न कहीं जुड़े हुए लग रहे हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ नगर कोतवाली इलाके में कई सालों से बिना पासपोर्ट अवैध तरीके से रह रहे एक रोहिंग्या बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी युवक के खिलाफ धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये युवक ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र में पिछले कई सालों से बिना पासपोर्ट और अवैध तरीके से रह रहा था। वहीं जिले के ही चमरोला गांव से एक रोहिंग्या महिला को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। अलीगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत सोमवार को थाना कोतवाली नगर कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र मोहन शर्मा पुलिस टीम ने क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। चेकिंग के दौरान नुक्कड़ वाली गली मखदूम नगर ऊपरकोट कोतवाली नगर पुलिस के थानाध्यक्ष धीरेन्द्र मोहन शर्मा ने बांग्लादेश के कोक्स बाजार के निवासी अभियुक्त लतीफुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया रोहिंग्या बांग्लादेशी आरोपी युवक ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र में पिछले कई सालों से बिना पासपोर्ट और अवैध तरीके से रह रहा था। इसको पुलिस ने बिना पासपोर्ट और अवैध रूप से निवास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यहाँ चेकिंग के दौरान पकड़े गए बांग्लादेशी युवक से पुलिस ने ऊपरकोट कोतवाली में उससे पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी बांग्लादेशी युवक लतीफुर रहमान पुत्र स्वर्गवासी मुख्तार अहमद के खिलाफ कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 195/2021 सहित धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इसके अलावा पुलिस टीम ने एक रोहिंग्या बांग्लादेशी महिला असरलुनिशा को चमरोला गांव से सोमवार को गिरफ्तार किया है, जो बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से रह रही थी। पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 21/2021 धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत थाना रोरावर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार महिला को 2 बच्चों समेत जेल में दाखिल कर दिया। उक्त बांग्लादेशी महिला असरुल निशा बांग्लादेश की रहने वाली है और पिछले काफी समय से चमरोला गांव में बिना पासपोर्ट अवैध रूप से निवास कर रही थी। इसके 3 बच्चे हैं। इनमें 2 छोटे बच्चों को उनकी मां के साथ ही जेल में दाखिल किया है, जबकि तीसरे बच्चे को न्यायालय ने CWC के जरिए बाल सुधार गृह में रखने को कहा है। इसके बाद इस बच्चे को CWC के सामने पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस संकट के बीच चीन में एक और वायरस के इंसान को संक्रमित करने का मामला सामने आया है। बंदर के जरिए फैलने वाली बी वायरस के संक्रमण की चपेट में आए पशुओं के एक डॉक्टर की मौत हो गई है। ये चीन में अपनी तरह का पहला पुष्ट मामला है जिसमें इंसान में इस मंकी बी वायरस से संक्रमण का पता चला है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मार्च महीने में 2 मरे हुए बंदरों की चपेट में आ गए थे। कोरोना से दुनिया को परेशान करने वाला चीन मंकी बीवी वायरस से घबरा उठा है। यह वायरस कितना घातक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे संक्रमित लोगों की मरने की दर 70 से 80% है। वही कोरोना वायरस से संक्रमित 1000 लोगों में से केवल 9 लोगों के मरने का खतरा रहता है। चीन के आधिकारिक मीडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 53 वर्षीय पशु चिकित्सक जानवरों पर अनुसंधान करने वाली संस्था के लिए कार्य करते थे। चिकित्सक ने मार्च में 2 मृत बंदरों पर शोध किया था।
इसके बाद उनमें मतली और उल्टी के शुरुआती लक्षण नजर आने लगे। संक्रमित चिकित्सक का कई अस्पतालों में उपचार किया गया और बाद में 27 मई को उनकी मौत हो गई। हालांकि उनके करीबी संपर्क में रहे किसी अन्य व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इसके मुताबिक चीन में अब तक बी वायरस के संक्रमण से मौत या देश में इसकी मौजूदगी का कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिसके चलते इस मामले को बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला माना गया है। मंकी बीवी वायरस का सबसे पहला मामला 1932 में सामने आया था। चीन के सीडीसी के मुताबिक यह वायरस किसी मरे हुए बंदर के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। साथ ही अगर लाश से निकलने वाले पानी के संपर्क में कोई आता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा रहता है। यह वायरस इसलिए बेहद घातक है क्योंकि इससे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 70 से 80% है। अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक बीवी वायरस जब इंसानों में प्रवेश करता है तो यह हमारी मुख्य नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। चीन के सीडीसी के मुताबिक इस वायरस के संपर्क में आने के 1 से लेकर 3 सप्ताह के भीतर शुरुआती लक्षण आने शुरू होते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत अस्थिर है। वह लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में भर्ती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल्याण सिंह के रिश्तेदारों को बुलाया गया है। हालांकि अस्पताल की ओर से ताज़ा बुलेटिन नहीं जारी हुआ है। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान कल्याण सिंह के इलाज पर निगरानी रख रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ और बढ़ने पर रविवार शाम उन्हें नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पर रखा गया है। अस्पताल ने सोमवार 6:30 बजे कल्याण सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया था। बुलेटिन के अनुसार पूर्व सीएम का स्वास्थ्य अस्थिर है और डॉक्टर पैनी नजर रख रहे हैं। शनिवार शाम को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद कल्याण सिंह की ऑक्सीजन थेरेपी शुरू कर दी गई है। पीसीएम, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक कल्याण सिंह के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 89 वर्षीय कल्याण सिंह को 4 जुलाई को संक्रमण और नींद बेहोशी के कारण एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका इलाज राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक कई बार उनका हालचाल लेने के लिए अस्पताल जा चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनसे मिल चुके हैं। बुधवार को रक्षा मंत्री एक बार फिर लखनऊ में होंगे और वह कल्याण सिंह से मिलने अस्पताल जाएंगे। राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर 21 जुलाई को लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश वर्मा व मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि राजनाथ सिंह बुधवार को 10:35 पर अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग के सामने स्थापित स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का प्रातः 11 बजे अनावरण करेंगे। इसके बाद एसजीपीजीआई में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। कल्याण सिंह भाजपा के उन चंद नेताओं में से हैं जिन्हें आज की सशक्त भाजपा के बनाने का श्रेय जाता है। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें 26 अगस्त 2014 को राजस्थान का राज्यपाल निर्वाचित किया गया था। जनवरी 2015 से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। उन्हें कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी के रूप में जाना जाता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनका कार्य विवादों से घिरा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्य कांग्रेस के नवनियुक्त प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच संभावित सुलह पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कैप्टन ने सिद्धू के पीपीसीसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्ति पर चुप्पी साध रखी है। वहीं कैप्टन ने विधायकों और मंत्रियों को लंच पर बुलाया, पर इसमें सिद्धू नहीं थे। दोनों नेताओं के बीच तनावपूर्ण संबंध अभी बरकरार है। अमरिंदर ने कांग्रेस आला कमान को स्पष्ट कर दिया है कि वह सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि वो उनसे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। अमृतसर पूर्व के विधायक सिद्धू और अमरिंदर दोनों ही विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर समर्थन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस संभावना पर ध्यान दिया जा रहा है कि क्या दोनों नेता एक साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि राज्य में करीब 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिद्धू के वफादारों ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते गुरुवार को दिल्ली से लौटने के बाद पार्टी नेताओं के एक समूह के साथ 80 कांग्रेस विधायकों में से 60 के साथ बैठक की मेजबानी की थी। सोमवार दोपहर सिद्धू विधायकों और मंत्रियों के एक बड़े समूह के साथ अमरिंदर सरकार में मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा के आवास पर शक्ति प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। इन सभी ने सिद्धू के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। एक विधायक ने कहा, सिद्धू अपने निर्वाचन क्षेत्र अमृतसर भी जाएंगे, जहां उनके स्थानीय समर्थक उनका स्वागत करेंगे। फिर वह स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे। पीपीसीसी प्रमुख के रूप में सिद्धू के औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने की तारीख की घोषणा की जानी बाकी है। सिद्धू ने अपने दिन की शुरुआत मोहाली में 4 नए कार्यकारी अध्यक्षों में से एक कुलजीत सिंह नागरा के साथ विधायक मदनलाल जलालपुर, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और कुलबीर जीरा से मिलने के बाद की।
वह पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों के अलावा निवर्तमान पीपीसीसी प्रमुख सुनील जाखड़ से दूसरी बार मिलने गए। सबसे अहम यह है कि सिद्धू ने अमरिंदर के वफादार नवतेज सिंह चीमा के आवास पर पहुंचकर कई लोगों को चौंका दिया, जहां एक अन्य विधायक हरमिंदर सिंह गिल भी मौजूद थे। वह स्पीकर राणा केपी सिंह के आवास पर भी गए। दोनों को अमरिंदर का वफादार माना जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कथित रूप से जासूसी होने के खुलासे से पाकिस्तान भड़क उठा है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के जासूसी के इस मुद्दे को जरूरी मंचों पर उठाएगा। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की भारत से हैकिंग के मुद्दे पर और ज्यादा डिटेल की प्रतीक्षा कर रहा है। फोन की हैकिंग का पूरा डिटेल आने पर इसे उचित मंचों पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने इससे पहले भी चिंता जताई थी कि भारत पत्रकारों और नेताओं के फ़ोन की हैकिंग कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि हैक किए जा रहे फ़ोन्स की लिस्ट में एक नंबर इमरान खान का भी है। एक दावे के मुताबिक भारत समेत कई देशों की सरकारों ने 150 से ज़्यादा पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य एक्टिविस्ट्स की जासूसी कराई है। भारत के कम से कम 1000 नंबर सर्विलांस लिस्ट में शामिल थे, जबकि पाकिस्तान के कई 100 नंबर भी इसमें थे। इनमें से एक नंबर ऐसा था जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी करते थे। हालांकि पोस्ट ने ये साफ नहीं किया है कि इमरान खान के नंबर को हैक करने की कोशिश सफल रही या नहीं। भारत में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिस्ट में मिलने से राजनीतिक तूफान और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 300 नंबर मंत्रियों, विपक्षी नेताओं से लेकर पत्रकारों और वैज्ञानिकों तक के हैं। वैसे देश में जासूसी कांड का इतिहास नया नहीं है। राजनीति और जासूसी या फोन टैपिंग का रिश्ता बहुत पुराना है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, उद्योगपति और सिनेमाई जगत के लोगों के नाम पहले भी आ चुके हैं। फोन टैपिंग और सरकार गिरने की यही कहानी साल 1983 से शुरू होती है। कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामकृष्ण हेगड़े ने 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखी। साल 1988 में उनके लिए फोन टैपिंग का ऐसा भूत सामने आया जिसने उनकी कुर्सी छीन ली। इसके धीरे धीरे राजनीति के अर्श से फर्श तक पहुंच गए और वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो कभी हुआ करता था। तो टॉप 10 में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।